हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? मस्त। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चे केमिकल काइनेटिक्स। वन शॉट में आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। क्या? केमिकल काइनेटिक्स। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग जो ये सीरीज़ शुरू किया हमने सीबीएसई टर्म 2 के क्रैश कोर्स का, जिसमें हम लोग एक दिन में पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से शुरू किया था, यानी इनऑर्गेनिक वाला पार्ट से शुरू किया था, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। दूसरा हम लोगों ने कल डिस्कस किया अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हो। सीबीएसई टर्म 2 वन शॉट सीरीज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तैयार है फिर सब लोग? यस। तो बच्चे इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो क्या मिलने वाला है आपको? इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। और क्या मिलेगा आपको बच्चों? इस पे असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना? असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ डेली अपडेट्स जो होता है कि कौन सा वीडियोस आने वाला है, कौन से टीचर्स, चाहे आप मीनाक्षी मैम की बात कर लो, अंबिका मैम की बात कर लो, सचिन बाबा की बात कर लो या मेरी बात कर लो, कौन से कब आएंगे वो सब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाए। कोई भी नया अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फटाफट से स्कैन करो और ज्वाइन कर लो। बच्चे जो लोग सीबीएसई टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं और उनको लास्ट मिनट में पूरा अगर रिवाइज करना है, या फिर अगर आपने तैयारी की है उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं कि आपको एक फुली प्लान्ड वे में कोई आपको चीज़ें समझाए, तो बच्चे वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। और सीबीएसई टर्म 2 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस मेरे बच्चों, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा इन जस्ट रुपीज़ 1800। येस माय डियर स्टूडेंट, यू हर्ड इट राइट, इन जस्ट रुपीज़ 1800 अगर आप कोड यूज़ करते हो यूपी प्रो। इसके बारे में मैं आपको सेशन के एंड में भी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाओ। कंप्लीट सिलेबस, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। और अगर मेरे बच्चों आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप नीट 2022 देने वाले हैं, तो अगेन कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का अगेन कंप्लीट सिलेबस। यहाँ तो चलो मैथ्स हटा देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप जेई की भी तैयारी करें तब भी दिस इज जस्ट रुपीज़ 1800 अगर आप कोड यूज़ करते हो मेरे बच्चों UPNCC। अपने छोटू से भैया का छोटू सा कोड यूज़ करोगे UPNCC, तो आपको ये कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ है, 20 टेस्ट है, असाइनमेंट्स, नोट्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें फिर आज की कहानी। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? जल्दी से एक बार फटाफट से, जोश हाई होना चाहिए, जल्दी फटाफट से बता दो। यस, हाई है जोश, पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो फटाफट से पहले हम लोग पेज चुन लिया जाए। हाँ सर, मिल गया। और अब हम लोग तैयारी करेंगे, है ना? चलो, तो बच्चे सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं सिलेबस पर। हम लोगों को सीबीएसई टर्म 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन करने वाले, जिसमें हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करने वाले हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन करने वाले हैं। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करेंगे। एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ हम लोग करने वाले हैं। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमें सिर्फ पढ़ना है क्या? हमें सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो तैयार हैं क्या सब लोग? तैयार हैं? शुरू करें? पक्की बात है? पक्की बात है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बच्चे एकदम शोर मचा देना है। यस, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या करता है ये केमिकल काइनेटिक्स में? हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे? यानी इसमें इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद किसको?
which deals with what, my dear student, which deals with what, which deals with rate of reaction. किसको डील करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डील करने वाला है, विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना, या फिर मैकेनिज्म बाय विच जो ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस. रेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, अगर मैं रेट के बेसिस पर बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, अगर मैं रेट के बेसिस पर बात करूं बच्चों, तो तीन तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे. एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होगा वेरी स्लो रिएक्शन, और एक आपका मॉडरेट रिएक्शन होगा, है ना. एक क्या होगा बेटा? वेरी फास्ट, साइड होके लिखो सर, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा. दूसरा होगा बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन. दूसरा क्या होगा? वेरी स्लो रिएक्शन होगा. और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपके पास मॉडरेट रिएक्शन होगा. तीसरा आपके पास क्या होगा? मॉडरेट रिएक्शन. एक हो गया वेरी फास्ट, एक हो गया वेरी स्लो, और एक आपके पास हो गया मॉडरेट. समझ गए? तो अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करूंगा तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन से हो गए? जैसे आयनिक रिएक्शंस हो गए. आयनिक रिएक्शंस जितने भी हैं वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चे? वेरी फास्ट रिएक्शंस हो जाएंगे. ठीक बात है. वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग, तो ये दोनों को अपन को नहीं पढ़ना है, ये दोनों को नहीं पढ़ना. ना ही हम वेरी फास्ट से आगे बढ़ेंगे, ना ही हम लोग वेरी स्लो से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना. ना तो हमें वेरी फास्ट को ज़्यादा तवज्जो देनी है, ना ही वेरी स्लो को. इस चैप्टर में हम लोग मॉडरेट रिएक्शन या फिर आप स्लो रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. नॉर्मल रेट पे जो प्रोसीड करता हो, नॉट नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, नॉर्मल रेट पर वो करता है. जैसे एग्जाम्पल अगर ले लूँ तो एग्जाम्पल इसका होगा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. सुनते रहिए और सुंदर सुंदर अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए. मैं आज सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको कराने वाला हूँ. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ये सारा कुछ अपने नोटबुक में लिखना है और इससे रिलेटेड NCERT रीड करना है, जो भी हमारा सिलेबस है टर्म 2 का उससे. ठीक है बेटा. तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. तो ये तीन तरह के हमें रिएक्शंस देखने हैं. तो ये बात समझ आई, ये बात हो गई बेसिक्स की. अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चन आएगा, दैट इज माय डियर स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन. वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी चीज़ का अगर हमें रेट मेजर करना होता है तो हम लोग क्या मेजर करते हैं? मान लीजिए हम लोग अगर बात करते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से मूव कर रही है, चल रही है, तो आप क्या बता रहे हो कि भैया 60 किलोमीटर आप 1 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना. यानी डिस्टेंस, तो आप उसको क्या कर स्पीड कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो इतनी है ना. और इसी में अगर मैं रेट की बात करूँ, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मैं रेट की बात करूँ तो हालांकि केमिकल रिएक्शन अलग है, रेट की अगर बात करूँ तो चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम. कोई भी आप बताओ हाँ कि ना. आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहना. अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी क्वांटिटी. अब केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है बच्चों? अगर मैं बात कर लूँ केमिकल रिएक्शन की, अगर मैं बात करूँ किसकी? केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन में हमें डील करना है कंसंट्रेशन से. किससे बेटा? कंसंट्रेशन से. और किससे? और सर प्रेशर से. हमें डील करना है कंसंट्रेशन से और हमें डील करना है किससे? प्रेशर से. सही बात है, हम लोग मानते हैं आइदर कंसंट्रेशन और प्रेशर से हमें डील करना है. तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन होगा वो क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं, अगर रेट की बात करें तो आप कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर डिवाइडेड बाई क्या? टाइम. ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम. ठीक है. रेट क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. और जो रेट लिखा जाएगा
आपका कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपने शुरू किया 0 से, आप पहुंचे 10 पे, 10 मोल पर लीटर हुआ टाइम T2 से T1। तो जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन में और जो डिफरेंस है टाइम में, इनिशियल और फाइनल में, वो आपका कहलाएगा रेट। ठीक है, बोलिए यस और नो। तो अगर मैं रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई, अगर कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। और अगर प्रेशर के टर्म में लिखना है मेरे को तो रेट बराबर लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये फॉर गैसियस रिएक्शन लिखूंगा। कौन से रिएक्शन के लिए लिखूंगा, ये लिखा जाएगा बेटा गैसियस रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा। किसके लिए लिखा जाएगा, गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग ये लिखने वाले हैं। मानते हैं इस बात को, बहुत बढ़िया सर, हम समझते हैं। अगर यूनिट की बात कर ली जाए तो यूनिट चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन का यूनिट। अगर इसके लिए बात करूं तो क्या लिखूंगा, आप लिख सकते हो मोलर टाइम इनवर्स, एम टाइम इनवर्स। और इसके लिए आप लिखोगे एटीएम, इसके लिए क्या लिखोगे, प्रेशर के लिए एटीएम और टाइम इनवर्स। आप टाइम किसी में भी ले लो, आपका टाइम मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, आप किसी में भी आप उसके टाइम को कंसिडर कर सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, यहाँ तक कोई दिक्कत, फटाफट। मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा और आपको यहाँ पर बताना भी है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ठीक जी। तो ये बात हमें समझ आई, ये बात बेसिक बात हमें बिल्कुल समझ आ गई है सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये बात हमें सर समझ आ गई है, ठीक, चलो गुड। अब हम लोग बात कर लेते टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप सब लोग जानते भी हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में होता है, एक होता है एवरेज रेट, क्या होता है बेटा, एवरेज रेट, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपने लिया। मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेकर के, मान लीजिए मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली का समय मान लो मेरे को 4 घंटे लगे, या फिर चलो कोई 1 घंटे का डिस्टेंस लेते हैं कि यहाँ से मेरे को कोई 1 घंटे का डिस्टेंस, 1 घंटे टाइम में मैंने कवर किया 60 किलोमीटर। तो एवरेज जो रेट है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर कहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, हम बिल्कुल कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर कहेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, हो सकता है मैं 20-30 पे चल रहा हूँगा जब सिटी में रहूँगा, फिर मैं हो सकता है 10-20 किलोमीटर के बाद मैं हाईवे पे गया तो मेरी स्पीड 80 पे पहुँच गई होगी, 90 पहुँच गई। मतलब मेरे कहने का, मैं 0 से लेकर के 60 मिनट तक में मेरा स्पीड कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से नहीं चला रहा था। तो इसीलिए एवरेज निकालते हैं कि 1 घंटे में आपका क्या स्पीड रहा था, तो दैट इज योर एवरेज रेट, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल। हो सकता है कि आप 0 से 60 में किसी ने पूछा t बराबर 50 सेकेंड पर, t बराबर 50 मिनट पर, 40 मिनट पर, 30 मिनट्स पर क्या रहा था आपका, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट। एंड फॉर अ टाइम इंटरवल वी गवर्न, क्या हम लोग कहते हैं उसको, एवरेज रेट। समझ आती बात, यानी हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ओवर मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आप ए से बी गए, मान लीजिए कहाँ से कहाँ गए आप, ए से बी गए, तो आप क्या लिखोगे, रेट आर एवरेज अगर आपको लिखने गया, मान लीजिए A2 माइनस A1 है, फाइनल A2 है, इनिशियल A1 है, तो आप लोग क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। मैं लिखूंगा इसको क्या, माइनस ऑफ डेल्टा A, रिएक्टेंट है इसलिए, बाई डेल्टा T। ठीक है, बोलो यस और नो। अगर मैं आपसे ये लिखूं माइनस ऑफ डेल्टा A बाई डेल्टा T, या फिर आप लिखोगे क्या, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, जहाँ A1 क्या है बेटा, आप बताओ A1 क्या हो जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। A1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1 है, और A2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2 है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। यहां तक बात समझ आती है? तो दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आएगा? एक बार एवरेज रेट चेक करो सब लोग जल्दी से, फटाफट। दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एवरेज रेट। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट की, जो सेकेंड रेट की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट। दिख रहा होगा? दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ स्पेसिफिक टाइम। मैं कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ क्या? पर्टिकुलर टाइम। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट कह रहे हैं। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट कह रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा ए से बी, मैं फिर से एक रिएक्शन लेता हूं, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाएगा अब माइनस dA/dt हो जाएगा, dA/dt हो जाएगा। और अगर b के लिए लिखना होगा तो प्लस प्रोडक्ट है तो dB/dt। तो इंस्टेंटेनियस रेट में वही लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एवरेज रेट लगा दोगे तो सिमिलरली आपका dA/dt और dB/dt आ जाएगा। लिमिट क्या लगा दोगे? अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 और एवरेज रेट, तो जहां पर डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर रहे हो, है ना, यानी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आप बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ठीक जी, यहां तक समझ आया? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, क्या एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट आपको समझ आ गया है? क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एवरेज रेट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंस्टेंटेनियस रेट, और अगर क्वेश्चन भी आएगा तो शायद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री जानते होगे, ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपने एक इक्वेशन लिया, क्या लिया बेटा? M1A, ऐसे कर लो, M1A कैपिटल A प्लस M2B गिव्स N1P प्लस N2Q। सपोज कीजिए कि आपने एक इक्वेशन लिया है M1A प्लस M2B, M1A प्लस M2B गिव्स N1P प्लस N2Q। या फिर आप कोई भी इक्वेशन ले लो, सिंपल इक्वेशन, या फिर आप बोलो इतना टफ नहीं ले सकते सर, A1A या AA करो, A तो हटा ही दो, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ये सबसे जनरल इक्वेशन होता है कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है उसी का स्टोइकियोमेट्री ले लो, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD ले लिया। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, A और B खत्म हो रहे हैं और C और D बन रहे हैं। मानते हो भाई? रिएक्टेंट ये होता है रिएक्टेंट, अरे इतना बेसिक तो पता होगा, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। मानते हो? ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। अब हमें क्या पता है कि A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन घट रहा हो, A घट रहा होगा, B घट रहा होगा, C और D बन रहे होंगे। तो यानी A और B डिसअपीयर हो रहे हैं और C और D फॉर्म हो रहे हैं। हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस इक्वेशन। तो क्या बनेगा? थोड़ा साइड होके लिखता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A। यहां पे बहुत बच्चों से गलती होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा डी ए बाई डी टी, क्योंकि वो घट रहा है, वो खत्म हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे ना, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ, अगर अपीयरेंस की बात करूं तो क्या लिखोगे, अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखो, प्लस का डी सी बाई डी टी लिखा जाएगा। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ डी डी बाई डी टी लिखा जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हो जाएगा प्लस ऑफ डी डी बाई डी टी। आप देखो, अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं स्टोइकियोमेट्री कंसिडर नहीं कर रहा होगा, आपने नोटिस किया होगा, शायद आपने बच्चों नोटिस किया क्या कि जब भी मैं इंडिविजुअल कंसिडर कर रहा हूं तो मैंने क्या नहीं कंसिडर किया, मैंने क्या नहीं कंसिडर किया, मैंने स्टोइकियोमेट्री कंसिडर नहीं की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको समझाऊं आपसे कि ए से आप गए प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने मान लीजिए टी बराबर 0 पर ये ए नॉट था और ये आपका क्या बना था, 0 बना था। टी बराबर टी पर अगर ये एक्स बना है तो ये ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। बोलिए यस और नो। तो अगर मैं इसका लिखूं, ये फॉर्म कराऊं तो क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी। भाई रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, भाई रेट ऑफ, अगर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों बताओ, मैं लिखूंगा माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट से ए नॉट साफ बाई डी टी कैन बी रिटन एज माइनस माइनस प्लस डी ऑफ ना डी बाई डी टी। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई डी टी। क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, तो ए नॉट प्लस ए नॉट माइनस ये डी एक्स बाई डी टी है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब कभी भी आप क्या लेंगे बच्चे, जब कभी भी आप क्या लेने चाहेंगे, अगर मेरे को इंडिविजुअल डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, जब कभी भी मेरे को इंडिविजुअल रेट लिखना होगा, जब कभी भी इंडिविजुअल यानी आप रेट ऑफ किसका लिख रहे हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि आप रेट लिख रहे हैं इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो आपको स्टोइकियोमेट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों अगर आपने रिएक्शन लिखा है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, और आप अगर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको स्टोइकियोमेट्री चाहिए। आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर ओ आर जो है दैट इज डी एक्स बाई डी टी, दैट इज माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई बी डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई सी डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई डी डी बाई डी टी। यस माय डियर स्टूडेंट, आप जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपको स्टोइकियोमेट्री कंसीडर करनी है, और अगर आप इंडिविजुअल लिख रहे हो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो स्टोइकियोमेट्री कंसीडर नहीं करनी है। और इसको मैंने याद किया था कि रेट ऑफ इंडिविजुअल, देखो आप प्रूफ तो कर ही लोगे, लेकिन इसको अगर वो करना है तो इंडिविजुअल, क्या लिखा मैंने, ये रेट ऑफ इंडिविजुअल अगर लिखना है INDIVIDUAL, रेट ऑफ इंडिविजुअल अगर लिखना है तो IND इज इंडिपेंडेंट। ये जो बात बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस प्रकार से इसको याद किया था, तो आई होप आप भी इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। बोलिए यस और नो, मज़ा आया।
यानी अगर इंडिविजुअल आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का लिखना है तो आपको स्टोइकियोमेट्री कंसिडर करने की ज़रूरत कतई नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपको स्टोइकियोमेट्री लिखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एक छोटू सा सवाल पूछ लूँ, अगर आप इजाज़त दें, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने लिखा 2a + 3b गिव्स 5c। अगर इसका आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए, थोड़ा सा समय दिया आपको, बता लेंगे क्या? यस सर, हम लोग बता लेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 माइनस का dA/dt इक्वल्स टू माइनस का 1/3 dB/dt इक्वल्स टू प्लस का 1/5 dC/dt। आई होप आप सब लोगों ने यही लिखा होगा। यस, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करो बेटा हेबर्स प्रोसेस का। जैसे N2 + 3H2 है और आपको यहाँ पे बन रहा है 2NH3, मान लेते हैं ये। और इस पूरे रिएक्शन का अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चे लोग? ROR बराबर माइनस ऑफ 1/नथिंग, तो माइनस ऑफ dN2/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3 dH2/dt इक्वल्स टू प्लस का 1/2 dNH3/dt। आई होप आप सब लोगों ने यही लिखा होगा। सब ने यही लिखा है क्या? एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट, क्या आप सब लोगों ने यही लिखा है? क्या आप सब लोगों ने यही लिखा है? से यस और नो, यस और नो। यस, बिल्कुल हम लोग यही लिखा है हमने। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए तो और बातें कर लें। अब आता है यूनिट, अगला टॉपिक। पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल का, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, कोई कौन बन रहा है, कौन घट रहा है, उसका रेट लिख लेंगे? क्या आप पूरे ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिख लेंगे? यस और नो? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ किसकी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसी क्रम में अब हम लोग बात करेंगे किसकी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर हो गया आपका कंसंट्रेशन और टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मिनट इनवर्स में लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स में लिख सकते हो, टाइम को आप जिसमें लेना चाहें आप उसमें लेकर के लिख सकते हैं। तो ये क्या यूनिट भी क्लियर हो गया? अगर आप प्रेशर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ATM टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर आप प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं। आई होप मैंने अपनी बात को समझा पाया। क्लियर है? तो एक छुटकू सा क्वेश्चन कर देंगे। एक बार बताओ चैट बॉक्स में, क्या एक छुटकू सा क्वेश्चन करेंगे भैया का? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, फास्ट। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कर लोगे? करेंगे सर। कहता है एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग चेंजेस। पहला है 2HI गिव्स H2 + I2 और दूसरा है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। चलो इसका जल्दी से करके दिखाओ बेटा। इसको रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके दिखाना है। आई होप आप सब लोग लिख लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लिख लेंगे क्या? लिख लेंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? तो सर हम लिखेंगे इसको, पहले वाले को लिखें। चलो आई होप आपने लिख भी लिया हो। -1/2 dHI/dt इक्वल्स टू प्लस dH2/dt इक्वल्स टू प्लस dI2। पहले आप इसको बैलेंस करेंगे बाई dt। मान गए? दूसरे वाले को क्या लिखा जाएगा? दूसरे वाले को लिखेंगे सर -1/2 dSO2/dt इक्वल्स टू dO2/dt
बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 प्लस का DSO3 बाई डी टी। बोलिए सबका सही है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताओगे क्या सब लोगों ने इसी तरीके से लिखा था क्या, जो ऐसा मैंने आपको बताया है? बताओ यस और नो। सबने इसी तरीके से लिखा? यस सर, हमने इसी तरीके से लिखा। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? एनीवन? नो डाउट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी और आपको कोई भी डाउट भी आता है तो प्लीज़ बस आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ, एक तो होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ वो कर लो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। और दूसरा काम आपने करना है कि आपका जो डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलती है जनता? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? रेट लॉ। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? रेट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लॉ। चलिए क्या डिस्कस करेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? मान लो आपने कोई इक्वेशन लिया ए, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसको, प्लस बी गिव्स, आपने लिया प्रोडक्ट। क्या लिया? ए प्लस बी ने आपको प्रोडक्ट दिया। तो कहता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अब जो ये x और y है ये मे और मे नॉट बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं भी हो सकता। ये आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ आई बात यहाँ पे? ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, तो ये आपका क्या आ जाता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूँ इसी में एक टर्म आता है रेट कांस्टेंट, फिर मैं लिखने के लिए भी दूंगा आपको। मान लीजिए आपका टर्म आता है बेटा रेट कांस्टेंट। क्या टर्म आता है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? मान लो कि तुमने लिखा ए प्लस बी गिव्स, क्या आपने लिख दिया प्रोडक्ट। ए प्लस बी आपने क्या लिखा? प्रोडक्ट लिख दिया। बोलो यस और नो। अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बेटा? रेट इक्वल्स, अच्छा इसको मैं फर्दर अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, यही लिखूंगा। तो अगर मैं रेट इसका लिखूं तो अगेन प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर, नॉट ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई लिखूंगा। अब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, यही लिखा जाएगा। अब अगर मैं कह दूं आपसे इफ, ये क्या है बेटा? ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैं मान लेता हूँ 1 मोल प्रति लीटर। क्या मान लूँ? कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन बी को 1 मोल पर लीटर मान लूँगा। तो ये भी 1 ये भी 1, क्या मैं लिख सकता हूँ? रेट बराबर हो जाएगा के। रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट हो जाएगा के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन, क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया? क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इज नोन एज रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या पूछेगा बेटा वो? आपसे पूछेगा अगला सवाल का पार्ट। देखो हर इंपॉर्टेंट पार्ट करा रहा हूँ। यूनिट ऑफ रेट का, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो काम बन जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको पता है कि रेट बराबर होगा बेटा रेट लॉ एक्सप्रेस के ए की पावर एन हो जाएगा, मान सकते हैं हम लोग। तो के को क्या लिख सकते हो सर? के को लिख सकते हो रेट बचे ए की पावर एन लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। रेट को हम लोग लिख सकते हैं, के को सॉरी रेट कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं रेट बचा ए की पावर एन लिख सकते हैं। बोलो ना हाँ कि ना? लिख सकते हैं बिल्कुल सर। तो आप एक बात बताओ, के बराबर रेट का कांस्टेंट क्या होता है? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स और डिवाइडेड बाई इसका भी मोल कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर की पावर एन हो जाएगा। तो हम लोग के का जो यूनिट बनेगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, के का यूनिट बनेगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ के क्या बना बेटा? ये याद रखोगे तो काम हो जाएगा बहुत आसान। के का यूनिट बनेगा मोल पर लीटर की पावर, इधर हो जाता हूँ, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन बाई टाइम इनवर्स। और अगर गैसियस रिएक्शन है बेटा, बेटा जी अगर गैसियस रिएक्शन है, क्या है? गैसियस रिएक्शन, तो के का यूनिट हो जाएगा एटीएम की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एटीएम की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एटीएम की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई क्या? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ये बात क्लियर है क्या सभी को? पक्की बात है। तो हम लोग को यूनिट निकालना आ गया, रेट कांस्टेंट का हम लोग यूनिट निकाल गए, और हम लोग चाहे वो कंसंट्रेशन के टर्म में हो और चाहे वो किसके टर्म में हो, एटीएम यानी प्रेशर के टर्म में हो। और यहीं से क्वेश्चन आता है बेटा जब हमें निकालना होता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहीं से हम लोग निकालते हैं जब हमें निकालना होता है क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बस अब आपको यहीं पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहीं से निकालेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपने लिखा क्या बेटा? आपने लिखा ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, यही लिखा आपने। क्या लिखा आपने? ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट लिखा आपने, मान गए। तो इसका अगर मैं बोलूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, रेट बराबर क्या लिख के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई लिखेंगे। भाई वो स्टोइकोमेट्री के बराबर हो भी सकती है, वो स्टोइकोमेट्री के बराबर नहीं भी हो सकती है, मान सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही कहता है, अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर एक्स जो है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं एक्स की बात, आपने एक्स जो लिखा है वो लिखूंगा, तो एक्स को मैं क्या कहूंगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और वाई को मैं कहूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कहूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई, ठीक। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर कहते हैं ना कि सम ऑफ जो आपका ऊपर पावर है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उसका सम जो होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंने कहा कि जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन। किसकी बात कर रहा हूँ? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर में होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके सम को। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई आपसे बोले बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर कोई आपसे बोले तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर जो होता है, अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्डर के बारे में, तो
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ये कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इज एन क्या बेटा? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो एक छोटकू सा सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या आप बताएंगे? बोलिए यस और नो। बिल्कुल सर, आप जैसे हम मना करेंगे तो आप पूछोगे नहीं, बताओगे? एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में, आप अगर बताएंगे तो बताइए यस। तो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, फिर मैं मॉलिक्यूलैरिटी पे आऊँ। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, और इसका रेट जो दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू k, a⁻2 और b⁻2 दिया हुआ, a⁻2 और b⁻1/2। चलो सेम एक सेम भी करके दिखा दो, सारा से अलग अलग लिया है, b⁻1 दिया हुआ। तो अगर ऑर्डर लिखना होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पूछेगा तो 2 बोलोगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो 1 बोलोगे। बोलो हाँ कि ना? और ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर बच्चों से पूछेगा, अगर ओवर ला क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार, ओवरऑल ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखोगे 2 + 1 दैट इज 3। क्या लिखोगे बेटा? 2 + 1 दैट इज 3। तो ऑर्डर भी निकाल लेंगे, बोलो हाँ कि ना? जल्दी बताओ फटाफट, पूरे डिटेल में करेंगे एक एक चीज़, ताकि आपसे कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप अगर हाँ लिखते रहेंगे, अगर सब कुछ मेरे साथ साथ, मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराता रहूँगा, अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर को फिर से एनसीईआरटी से पढ़ के मस्त हो जाएंगे। बोलिए यस और नो। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करें? दिख रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आ गया? होमवर्क क्वेश्चन भी मिलने वाला है तुमको, और होमवर्क क्वेश्चन बताना पड़ेगा चैट बॉक्स में। कुछ लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, है कि नहीं? चैट बॉक्स में मस्त एकदम जो भी पढ़ाता हूँ सब उसका डेली बेसिस पर आंसर आता है, और ऐसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो अब अगला टॉपिक ऑर्डर के बाद बेटा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, तो कहता है कि किसी भी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे एटम्स, आयंस, कुछ भी जो पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ, डेफिनेशन लिखना भी आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए मैं सारे नोट्स देता हूं आपको। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन, यानी इन शॉर्ट क्या मैं इसको रिएक्टिंग स्पीशीज कह सकता हूं? हाँ, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, या रिएक्टिंग स्पीशीज कह सकते हैं। हाँ सर, रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग in elementary reaction is known as molecularity। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन एक थियोरेटिकल क्वांटिटी होती है। Molecularity is theoretical quantity. Molecularity of reaction is theoretical quantity. Molecularity can be an integer,
इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी एन इंटीजर, ये एक इंटीजर होगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये कभी भी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी, ये बहुत डिफरेंस के काम में आता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, 1, 2 या 3 नंबर में ये आ सकता है, ठीक है। तो क्या कहोगे, कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। इसको आप ना तो ज़ीरो कह सकते हो, ना तो ये ऑब्वियसली बात है, रिएक्टिंग स्पीशीज ज़ीरो करोगे तो क्या फ़ायदा, क्या मतलब क्या रहा। तो इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत। एंड एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी जो होती है वो 3 होती है। मैक्सिमम, एक क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहा मैंने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी इज 3 कहते हैं, बिकॉज चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 पार्टिकल इज वेरी रेयर। क्या कहते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, chance of effective collision of more than 3 molecule are very rare, are very rare। 3 से अधिक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बहुत कम है, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी, 3 होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत, नो सर, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं। मॉलिक्युलैरिटी समझ आ गई क्या आप लोगों को। तो क्या आप अब लोग क्वेश्चन करेंगे मेरे लिए, क्वेश्चन करेंगे, बोलिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े मशहूर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और आई होप आप लोग भी करेंगे भी इस तरह के क्वेश्चन, है ना। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है कि फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन इज फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन 3A से प्रोडक्ट, फॉर अ रिएक्शन 3A से प्रोडक्ट बन रहा है। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट द रेट ऑफ रिएक्शन doubles if concentration of A is increased, concentration of A is increased 4 times. If concentration of A is increased 4 times, calculate order of reaction. Calculate order of reaction. आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जल्दी से करो और बताओ मेरे को फटाफट, माय डियर स्टूडेंट, फास्ट। मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। फॉर अ रिएक्शन 3A से प्रोडक्ट, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ A is increased 4 times. If concentration of A is increased 4 times, calculate order of reaction. इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, इस तरीके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और आई होप आप लोग करेंगे। बता दिया जाए तो चलिए हम लोग अगर पहला जाने, मान लीजिए कि इससे रिएक्शन लिखेंगे तो रेट क्या लिखा जाएगा, आप सब लोगों को पता ही है। तो रेट लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, या फिर R1 लिख लूँ, R1 बराबर के ए लिखूंगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अब यही चीज़ आपको दिया हुआ है,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट R1 ये हो गया। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, यानी ये R1 R के बराबर है और ये इतना हो गया। R2 जो हो जाएगा वो 2R के बराबर है, अगर क्या हो गया बेटा, इसका जो रेट है वो क्या हो जाए, 4A हो जाए। तो अगर मैं R2 बाई R1 करूँ, R2 बाई R1 करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, R2 2R बाई R इक्वल्स टू K इंटू A इंटू 4 डिवाइडेड बाई K इंटू A हो जाएगा। बोलो, लिख सकते हैं? तो आपको क्या बताना है, बोलो यस और नो। और इसकी पावर आप देखो, अब A की पावर n लिखेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, ऑर्डर हमें तो बिल्कुल नहीं पता है, तो A की पावर n हो जाएगा और 4 की पावर भी n हो गया। क्या क्या गया, यहाँ से R गया, यहाँ से K A की पावर n गया, K A की पावर n गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ बचा 2 बराबर, अब 2 की पावर 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2n लिख सकते हो ना, 2 की पावर 2n, और इधर क्या है 2 है, लिख सकते हैं? बोले यस और नो। तो 2R R2 अगर ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हो जा रहा है, लिख सकते हैं ना यहाँ से। आप जरा ध्यान से सुनो, अब मैं आपसे क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास R2 बाई R1 लिखा है, यानी आपने R2 बराबर, हमने R2 को 2R लिखा क्वेश्चन, क्योंकि क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डबल कर दिया अगर कंसंट्रेशन ऑफ A को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, K A की पावर n इंटू 4 की पावर भी n लिख देंगे। और R तो हमें पता ही है K A की पावर n है, तो A की पावर 4 की पावर भी n लिखा जाएगा। बोलो यस और नो। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप क्या इक्वेशन आ जाएगा, 2 बराबर 4 की पावर n, 2 की पावर n और 4 की पावर n लिखोगे। तो आप क्या करोगे बेटा, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 2n और 2n बराबर 1 आ जाएगा, तो n बराबर 1/2 आ जाएगा। ये हम लोग अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं स्पेसिफिकली तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ और आप इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर एक बार जब आप इस तरह के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को 2-4 बार सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। बोलिए यस और नो, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट फास्ट। अब हम लोग फिर लास्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर। फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे चलेंगे। बताओ जल्दी से, यहाँ तक समझ आ गया क्या सभी को? ये समझ आया ये सोल्यूशन जो हमने किया है? बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इक्वेट करना था, आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? पक्की बात है। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड्स के लिए अगर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाने वाला है। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दो ही पढ़ने हैं, जीरो और फर्स्ट, दो ही पढ़ना है। कौन कौन सा? जीरो और फर्स्ट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? मतलब कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन जिसमें रेट जो है कांस्टेंट हो, वो डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पे। मैं कह सकता हूं रिएक्शन इन विच, क्या कह सकता हूं बेटा, रिएक्शन इन विच रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, rate is independent of concentration of reactant
उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब मैं लिख सकता हूँ रेट बराबर के ए की पावर जीरो अगर तुम लिखोगे मेरे प्यारे प्यारे छोटू मोटू बाल गोपाल, तो ये जीरो जब आ जाएगा तो इसका मतलब आर बराबर के हो जाएगा ना भाई। और अगर आर बराबर के हो गया इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया, किससे, इंडिपेंडेंट हो गया किससे, कंसंट्रेशन से। किससे हो गया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले ले पहले, एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद हम लोग उसके इक्वेशन पे आएंगे। एग्जाम्पल्स देखा जाए, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस H न्यू के प्रेजेंस में 2HCl गैस, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं तो 2NH3 का डिकम्पोजिशन, 2NH3 गैस अगर मैं Pt और हीट के प्रेजेंस में ले जाऊं तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस। दिस इज व्हाट, दिस इज योर, क्या बोलो, दिस इज योर माय डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन अगर करें, हालांकि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन करें तो होता क्या है बेटा, आप ए से गए प्रोडक्ट, अगला जरा ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ गए, ए से प्रोडक्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आप मान लीजिए ए से गए प्रोडक्ट, आपने कहा मैंने t बराबर 0 पर इसको a माना था तो ये 0 बना होगा, और t बराबर t पर अगर ये x बना होगा तो ये भाया a माइनस एक्स बने होंगे, हाँ कि ना, सिंपल। तो माइनस ऑफ dA बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, k a की पावर 0 लिख सकता हूँ ना भाई। के भाई रेट का जीरो ऑर्डर है तो के ए की पावर 0, तो यानी माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के हो गया, बोले यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के लिखूंगा। सब लोग समझ सहमत हैं, तो बस इंटीग्रेट कर दो, माइनस डी ए, इसको और भी आगे लेके चल सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स माइनस ए, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। और इसको अगर आप डी एक्स बाई डी टी लेकर के आगे फर्दर चलोगे तो कैलकुलेशन, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, क्या कहते हो, माइनस डी ए बाई डी टी, के ए की पावर 0 हो गया, तो माइनस डी ए बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ डी टी। इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, बोलो यस और नो। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आगे आ जाएगा माइनस, अगर ए टी करूँ माइनस ए टी बराबर के टी, ये आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, और t बराबर 0 पर क्या ले लेंगे, ये तो सिंपल। अब ए टी बराबर क्या होगा बेटा, ए टी बराबर ए नॉट हो जाएगा। t बराबर 0 पर ए टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए नॉट के। तो माइनस ऑफ ए नॉट बराबर k इंटू 0, अगर इस पे पुट करेंगे तो प्लस क्या आ गया c, और c आ जाएगा माइनस ऑफ ए नॉट आ जाएगा। तो बेटा मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि डेरिवेशन, हालांकि मैं बता देता हूँ कि ये कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे और फिर पुट करेंगे, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। आपको फाइनल फार्मूला मैं बताऊँगा, उसी को आपको काम करना है। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी के वैल्यू को अगर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस ए टी बराबर माइनस के टी माइनस ए नॉट। एक का बता दे रहा हूँ, बाकी हम लोग सिर्फ फार्मूला लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए टी बराबर या ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा। ए टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज द फाइनल फार्मूला, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। तो अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं बेटा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं तुमसे ग्राफ पूछूं, इसमें जो कि ग्राफ पूछ सकता है, वो ग्राफ ये पूछेगा कि अगर मैं ए टी और टी के बीच में अगर ग्राफ पूछूं आपसे, ए टी और टी के बीच में अगर ग्राफ पूछूं तो क्या बताओगे। तो आपको पता है कि ये आपका, ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा x, तो y बराबर ये हो गया आपका c माइनस ये हो गया m। स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है,
तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा, बोलो ऐसा, स्लोप बराबर माइनस के हो गया, तो हम इक्वेशन क्या है, y बराबर सी माइनस एम एक्स। वाई किसके बराबर हो गया बेटा, y सी माइनस एम एक्स के बराबर। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक जल्दी से बताओ, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नहीं? चलो, तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट बता दीजिए, यूनिट क्या हो जाएगा? तो सर हमें पता है यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे निकालेंगे आपको याद है एक यूनिट? फॉर जीरो ऑर्डर, आपको एक तरीका बताता हूँ। फॉर जीरो ऑर्डर एक तरीका अगर आपको याद आता हो, बचपन में एक तरीका पढ़ाया था, बचपन मतलब अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, याद आ रहा है? तो जहाँ n क्या था, ऑर्डर, तो अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए n तो जीरो हो गया बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए n क्या हो गया, जीरो हो गया। और अगर n जीरो हो गया तो मैं इसको पुट करूंगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, तो आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बूझे कि नहीं बूझे? और यहीं पे ये दोनों चीज का मैं यही बता दूंगा। अगर आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना है तो इनकी वैल्यू 1 रख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो। अब मान लीजिए मैं अगर कब से कहूं फॉर, दिख रहा है ना तुम्हें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप बताओ बेटा n क्या होगा? n हो जाएगा 1। तो जनरल फॉर्मूला क्या था? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब n 1 है, n क्या है, n तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया? ये मोल पर लीटर की पावर 0 हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किसके लिए बेटा? ये हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई हो। बोलो मजा आया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बस फॉर्मूला करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें एक चीज अब आपको ध्यान रखना, हाफ लाइफ टाइम। अगला जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या है बेटा? हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम मतलब भैया टी बराबर, अगर टी हाफ करेंगे मतलब आधा समय में कितना होगा? तो अगर टी को टी हाफ करेंगे तो ए जो है वो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो ए टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? ए नॉट बाई 2। फॉर्मूला क्या पढ़ा भाइयों? ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। तो बेटा ए टी हो गया ए नॉट बाई 2 बराबर ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ हो गया। तो टी हाफ कितना हो जाएगा? टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2। टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट बाई 2 के बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी मैं कह सकता हूं कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? जीरो ऑर्डर क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, फिर मैं एक एग्जांपल करेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर पे, एक एग्जांपल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी? क्लियर है जीरो ऑर्डर? पक्की बात है? बहुत ही बढ़िया। तो अब फर्स्ट ऑर्डर का मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप टर्म 2 के लिए पढ़ रहे हैं और लास्ट मोमेंट पर रिविजन कर रहे हैं, तो इसीलिए इतना करिए, काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेटा अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं
तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, और यही सिलेबस में है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी आप कह भी सकते हो ना कि रेट बराबर क्या लिखोगे, के ए की पावर 1 लिखेंगे ना भाई। तो मान लीजिए अगर आपने ये लिखा डायरेक्टली, बिल्कुल लिखेंगे ए की पावर 1। अगर आपने मान लीजिए ए से आपने कहा कि भैया प्रोडक्ट बनाओगे, तो बोलेंगे बनाएंगे। तो t बराबर 0 पे कहाँ चलोगे, a रखोगे, बिल्कुल रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। t बराबर t पे क्या रखोगे, अगर ये x बन रहा है तो ये एक a माइनस एक्स बनेगा। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dA बाई dt इक्वल्स टू k a की पावर 1। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ से जब आप फाइनली इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आपको इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगा, लॉग वॉग में इक्वेशन आएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट बाई ए आएगा, लॉग ऑफ a नॉट बाई ए आ जाएगा। k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट बाई ए आएगा। आप चाहो ln में लिखना चाहो तो k बराबर 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स भी। अगर ln में लिखोगे तो ये आएगा, लॉग में लिखोगे तो ये आएगा। लॉग की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होंगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। एक छोटा सा ग्राफ बता दो जल्दी से, ln a माइनस एक्स और t के बीच में क्या ग्राफ होगा। ln a माइनस एक्स और t के बीच में क्या ग्राफ होगा, ये आपका होमवर्क है, स्लोप भी बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ये बताना आंसर इन कमेंट बॉक्स। आप अभी कमेंट कर सकते हैं, आंसर इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। दो चीज़ कि कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, नहीं होगा, और स्लोप बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है स्लोप, क्या होगा। ये दोनों चीज़ अभी वीडियो को पॉज करके आप मेरे को ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो बता ही दिया, सेकेंड इनवर्स। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो आपका टाइम इनवर्स हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। मानते हो या सेकेंड इनवर्स मिलेगा। इसी में हाफ लाइफ अगर कोई पूछ ले, हाफ लाइफ पीरियड, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बच्चों टी हाफ बराबर क्या होगा, 1/k ln a अपॉन a/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब टी हाफ ln2 हो गया, तो टी हाफ बराबर आएगा 0.693 अपॉन k। एंड यहाँ पर जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर ही लेंगे ये चीज़। क्या कहते हो, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे ग्राफ पूछ लूँ, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, तो टी हाफ, हालांकि मैंने आपको हिंट दे ही दिया है, पर फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि टी हाफ और ए के बीच में अगर ग्राफ पूछूं तो क्या बताओ, टी हाफ और ए कंसंट्रेशन के बीच में, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट होगा सर, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप बताएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? बोलो, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं?
यहाँ तक समझ आ गया? क्वेश्चन करेंगे? सही यस और नो? बिल्कुल करेंगे सर, काहे नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed, 90% of first order reaction was completed in 10 hours, 90% of first order reaction is completed in 10 hours। कहता है when will 99.9% of the reaction complete। 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट में? 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो 99.9% कितने समय में कंप्लीट होगा बताया जाए। तो कर ले सॉल्व, बहुत आसान है, सॉल्व कीजिए सर। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स लिखा जाएगा। a मेरा है 100 तो x है 90 तो t कितना है बेटा 10। t क्या दिया? 10 आवर्स दिया। तो k1 जो होगा वो होगा 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 10 दैट इज 10। तो ये यहाँ से कट जाएगा, जो भी log 10 आया आप बता सकते हो कितना आएगा। मान लो आवर में लिख रहे हो तो 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 आवर इनवर्स आ जाएगा। 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 क्या आ जाएगा? आवर इनवर्स। अच्छा कहता है अगर 99.9% कंप्लीशन है, कहता क्या है? फॉर 99.9% अगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है तो क्या करोगे बेटा? अब a तो 100 रहेगा, a तो 100 रहेगा, लेकिन x 99.9 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो t निकालेंगे वो क्या निकलेगा? 2.303 अपॉन k1 लॉग ऑफ 100 अपॉन 0.1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, इस पूरे को आप पुट पार्ट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। आंसर कितना आ जाएगा? 30 आवर्स आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 30 आवर्स आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है इससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले वाला समझ आ गया ना? पहले आप के निकाल लो, उसी के को दूसरे वाले में पुट कर दो क्योंकि वो सेम रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन है कि 20% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed in कितना बेटा? 5 मिनट। when will 60% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट? कब आपका 60% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होगा? अगेन होमवर्क नंबर 2 है ये, कहाँ बताना है? आंसर इन कमेंट बॉक्स, और मैं देखेगा बेटा आंसर इन कमेंट बॉक्स। बता दीजिए, बता लोगे? आई होप आप लोग सब लोग तेज लोग हैं, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। साइड हो जाओ सर, तभी तो कर पाएंगे। साइड हो जाओ सर, है ना? कर लेंगे क्या? क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 20% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 5 मिनट। 60% कंप्लीट करने के लिए कितना समय ज़रूरत होगा, रिक्वायर्ड होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाफ लाइफ पे हमने क्वेश्चन नहीं किया है। कहता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप वीडियो को पहले वाले क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके वो सॉल्व करके अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, फिर आगे बढ़ना ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 6 मिनट। हाफ लाइफ इज कितना? 6 मिनट। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट क्या? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दिया है 6 मिनट, तो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आपको
रेट कांस्टेंट बताना है रिएक्शन। ठीक बात है? तो क्या बताओगे? सिंपल करो जल्दी से, आई एम गिविंग यू टाइम, 30 सेकेंड टाइम में जल्दी सॉल्व करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है 6 मिनट, तो कैलकुलेट करके दिखाओ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फास्ट। ला 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 कर लोगे? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया सर, फॉर्मूला है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, तो आपको के निकालना है 0.693 अपॉन 6, तो सॉल्व करोगे तो 0.1155 मिनट इनवर्स आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एज आंसर। तो समझ आया? तो ये जितना भी आपके सिलेबस में था, इसके टर्म 2 के सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स में, वो सारा हम लोगों ने रिवाइज किया। देखो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, यूनिट, एवरेज, इंस्टैंटेनियस, रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए गैसियस, सब कुछ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, ये देख रहे हो यहाँ तक होते गया। स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो और फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। ग्राफिकल अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे मेरे बच्चों तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब मैं आपको बता देता हूँ जिसके बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था बेटा, टर्म 2 का। देखो यहाँ तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि टेस्ट नहीं ले पाता हूँ, है ना। लेकिन अगर आप वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे आओगे, सीबीएसई टर्म 2 का पूरा कोर्स करना है या नीट 2022 की तैयारी करनी और आपने कुछ नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूँ इन कोर्सेज में, मैं भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ, आप देख रहे हो डेडिकेशन देखो। तो आज मैं बस इसलिए नहीं, क्योंकि शाम में कुछ और प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने कहा बच्चों का टाइम उस समय ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं दिन में अभी रिकॉर्ड करके आपको ये दे रहा हूँ, है ना, ये सारी वीडियोस कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। वादा किया है तो वो पूरा होगा, ये तुम्हें पता है कि जो बोल देते हैं वो तो करते हैं भैया, है कि नहीं। तो शाम में थोड़ी सी इंगेजमेंट थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पूरा सेशन भाई लाइव तो आते ही हैं, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप आज रिकॉर्डेड की तरह पढ़ना, लेकिन बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आपको फीलिंग भी नहीं आएगी रिकॉर्डेड जैसा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किया, पॉज किया, सर को आंसर दिया, फिर वापस आ गए। तो मेरा ये कंसर्न होता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट ना हो, और वही सेम पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन की, चाहे टर्म 2 का कोर्स हो, चाहे नीट 2022 के लिए जो कोर्स डिज़ाइन किया गया क्रैश कोर्स का, ये हम लोग मिल करके मेहनत करके इसमें तैयारी भी करा रहे हैं, ये डिज़ाइन भी किया, इसमें कैसे आपके टेस्ट्स हों, कब कब आपको असाइनमेंट्स देना है, कितने असाइनमेंट्स हों, कितने टेस्ट हों, ये सब कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर जाए, अगर आप चाहते हैं अभी तक आपने उस लेवल की तैयारी नहीं करी है, या फिर आपने तैयारी करी टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप सोचो इन जस्ट 1800 रुपीज़ अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, तो आप 20 टेस्ट दे रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया बेसिस पे, इन जस्ट 1800 रुपीज़। 1800 रुपये में कौन सी टेस्ट सीरीज़ है बताओ? और 1 2 3 4 5 नहीं, 20 टेस्ट बेटा, 20 टेस्ट की बात करो, नॉट 1 2 3 4 सिंगल 4-5 टेस्ट दे दिया 1800 ना, ऑल इंडिया बेसिस पे 20 टेस्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 की, तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का बेटा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है इन जस्ट ₹1800। अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो यूपी प्रो, यहाँ पे आपको यूज़ करना है सीबीएसई टर्म 2 के लिए यूपी प्रो। और मेरे बच्चों अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस बच्चों, क्लास में डाउट पूछ सकते हो आप इसमें। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज, नॉट 1 2 20 टेस्ट बच्चों, 20 टेस्ट, 20 टेस्ट, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, 90 असाइनमेंट्स। यार आप इमेजिन करो, ये सारे फैसिलिटीज़ जो आपको मिल रहे हैं उसके लिए जो ये फ़ी है, दिस इज़ जस्ट अ रेवोल्यूशन फ्रॉम आवर साइड, है ना, जस्ट अ रेवोल्यूशन, एक तरह से क्रांति की तरह से एजुकेशन फील्ड में फ्रॉम वेदांत। यस और नो? तो बच्चों मज़ा आने वाला है। 90 असाइनमेंट्स में मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपके प्यारे से यूपी सर भी पढ़ा रहे हैं, आपके प्यारी से अंबिका मैम भी पढ़ा रही हैं, आपके प्यारी से मीनाक्षी मैम भी पढ़ा रहे हैं, सचिन बाबा भी प्यारे से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सब कितने में बेटा? सिर्फ 1800 रुपीज़ में। बट द कोड इज़, आपको कोड ये क्या यूज़ करना है? UPNCC,
आपको कोड यूज़ करना है बेटा UPNCC, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाओ और वहाँ पर इसको ज्वाइन करो। और सचिन बाबा का कोर्स भी शुरू हो चुका है, क्रैश कोर्स, आपको पता ही होगा। इन जस्ट 899 में वो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रहे हैं वेव प्लेटफॉर्म पर। बट बाकी मैं नहीं कहूँगा, बट अगर रियली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको चाहिए कि उस लेवल के प्रिपरेशन हो जाए नीट 2022 में विद योर बेस्ट मास्टर टीचर्स, तो बच्चे इसको ज्वाइन कर लो। आपके पास जब तक नीट का पेपर नहीं होगा तब तक रिकॉर्डिंग्स रहेंगी यार, और क्या चाहिए। जब तक नीट का पेपर, आपके पास टेस्ट सीरीज़ देने का मौका है, 20 टेस्ट दो ना यार, असाइनमेंट्स दो। आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर देखो, पढ़ लिया है तो टेस्ट दो। तो कहीं भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में भी लेने जाओगे तो 5, 6, 7, 8 हज़ार से कम नहीं मिलने वाला, और आपको 20 टेस्ट ऑल इंडिया बेसिस पर मिलने वाला इन जस्ट 1800 रुपीज़, अगर आप कोड यूज़ करते हो UPNCC। तो बिल्कुल लेट मत करो, जस्ट फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो इसको, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। और अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से इस QR कोड को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको सेशन के बाद यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं भैया के, आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाता है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल डिले नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।